हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के लिए फाउंडेशन को पढ़ेंगे। मतलब कि क्लास फिजिक्स में जो फिजिक्स का जो क्लास है, इसमें होता क्या है कि बच्चों को न्यूमेरिकल की समस्या होती है। सवाल को जल्दी वो बनाते नहीं हैं, सवाल से क्या होते हैं, भगते हैं। जो उसके आंकिक प्रश्न होते हैं उससे भगते हैं। तो हम यहाँ पर क्लास 12th के फिजिक्स को एक बार शुरू से पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्लास 12th फिजिक्स को शुरू करने से पहले हम उसके थोड़े बेसिक्स को बता दें, जिसमें आपको न्यूमेरिकल में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो हम 3 या 4 वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के लिए बेसिक कैलकुलेशन सिखाएंगे। बेसिक कैलकुलेशन का मतलब हुआ कि हम लोग इसमें आधार घातांक पढ़ेंगे। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? आधार घातांक, क्योंकि आधार घातांक बड़ी महत्वपूर्ण होता है। आधार घातांक पढ़ लेंगे, फिर कुछ दशमलव के बारे में पढ़ेंगे, कुछ दशमलव के ट्रिक्स भी हम बता देंगे। दशमलव के बारे में पढ़ लेना हम लोग को थोड़ा सा पढ़ लेना है लघु गणक के बारे में। फिर हम लोगों को समीकरण को हल करना थोड़ा सा सीख लेना है, समीकरण का हल। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे परिमेय संख्या के बारे में। तो इतना चीज अगर आप कवर कर लेते हैं, तो आपको 12th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कहीं समस्या नहीं होगी। और ज़्यादातर विद्यार्थियों को हम देखते हैं कि वो न्यूमेरिकल्स में क्या होते हैं, भगते हैं। तो आधार घातांक, दशमलव, लघु गणक, समीकरण का हल और परिमेय संख्या इतना क्लियर कर लेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और इसी को हम लोग कम से कम कितना वीडियो लेंगे, तो 1 2 3 4 5 या 6 वीडियो हम लोग लेंगे। और 6 वीडियो में हम लोग क्या कर लेंगे कि इस सब को समाप्त कर लेंगे। तो इस साल जो बच्चे क्लास 12th में जा रहे हैं, 11 से 12th में जो जा रहे हैं, मतलब कि जो बच्चे 2023 में 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे ही ये ख़त्म होगा, हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स शुरू कर देंगे। वैसे हमने क्लास 12th के फिजिक्स में लगभग 40% चैप्टर के वीडियो अपलोड कर दिया है। लेकिन फिर एक बार और हम नए सिरे शुरू करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा पुराना वीडियो हो चुका है, 1 साल पुराना हो चुका है और वहाँ हम रेगुलर नहीं रहे हैं। तो फिर अब हम लोग रेगुलर होंगे यहाँ से। और जैसे ही ये चीज़ हम इसके बेसिक को बता देंगे, हम क्लास 12th के फिजिक्स को शुरू करेंगे और एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ा जाएगा। और बोर्ड एग्जाम के पहले हम लोग अच्छे से ख़त्म कर लेंगे और कुछ अच्छा जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पूछे जाने वाले, उन पर हम डिस्कस भी करेंगे। तो एक तरह से क्लास 12 फिजिक्स का शुरुआत है। और शुरुआत में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस फाउंडेशन को पढ़ेंगे। आधार घातांक, दशमलव, लघुगणक, समीकरण का हल और परिमेय संख्या। तो इसमें हम आज शुरू कर रहे हैं समीकरण का हल। ठीक, समीकरण का हल। इस समीकरण में हम लोग 3 प्रकार के समीकरण पढ़ेंगे। चूंकि आप लोग पढ़ लिए होंगे, इस समीकरण को पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि आप नहीं पढ़े हैं और आपको नहीं आता है। उस व्यू से हम बताएंगे, ताकि आने वाले जो हम लोग की क्लासें होंगी उसमें न्यूमेरिकल में दिक्कत ना हो। तो हम लोग समीकरण का हल 3 तरह का पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे रैखिक समीकरणों के हल, रैखिक समीकरण के हल। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ेंगे। वही बड़ी ज़रूरी है, क्लास 12 फिजिक्स में इसका भी उपयोग होगा, द्विघात समीकरण का। और ख़ासतौर से जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं, उनको तो ये हर हाल में जानना ही पड़ेगा। हम लोग लास्ट में थोड़ा सा त्रिकोणमिति पर भी डिस्कस करेंगे, त्रिकोणमिति पर, क्योंकि त्रिकोणमिति भी फिजिक्स में थोड़ा बहुत आ जाता है। और बाकी मैथ वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा कैलकुलस में 50% क्या है, त्रिकोणमिति ही है। तो त्रिकोणमिति इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे, तो रैखिक समीकरण हो गया, तो ये हम लोग पढ़ेंगे एक चर में। एक चर मैंने समझते हैं, एक चर का मतलब केवल उसमें x हो, नहीं तो केवल क्या हो, y हो, नहीं तो केवल क्या हो, z हो। और रैखिक समीकरण का मतलब कि हाईएस्ट पावर कितना हो, 1 हो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण ही पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ेंगे हम लोग 2 चर में। 2 चर का मतलब कि x + y, इस तरह के इक्वेशन होंगे। तो हम इसी को शुरू कर रहे हैं पहले, रैखिक समीकरण एक चर में। ठीक, उसके बाद से एक एक करके हम एक एक वीडियो में इसको पूरा हम लोग क्या करते जाएंगे, क्लियर करते चलेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं।
एक चर में रैखिक समीकरण। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं एक चर में रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण सब लोग समझते हैं, इधर से शुरू करते हैं। पहले समीकरण क्या होता है? समीकरण कितने लोग जानते हैं इसमें कि समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण, कुछ समीकरण बोलिए। 2x स्क्वायर, अच्छा 2x स्क्वायर प्लस 4x, कुछ भी करो ना, 0 मान लो। समीकरण का अर्थ क्या होता है? समीकरण का मतलब यह होता है कि जब चर और अचर को मिला करके एक कोई संबंध बनाया जाए तो उसी संबंध को क्या बोलते हैं? समीकरण। संबंध चालू है कि नहीं है? चालू है। जब चर और अचर को मिला करके हम कोई संबंध बनाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? समीकरण। चर और अचर का जो आपसी रिलेशन होता है, संबंध होता है, वही क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। तो इसमें चर किसे कहेंगे? चर का मतलब वो होता है ना, चर मतलब क्या दिख रहा है? चर मतलब क्या होगा बताओ? जिसका मान नहीं बदले। चर मतलब होता है, उसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, और वेरिएबल वो होता है जिसका मान समय समय पर उसकी स्थिति के अनुसार बदलता रहे। तो चर मतलब क्या समझेंगे? जो परिवर्तनशील है। चर मतलब जो परिवर्तनशील है, जो समय समय पर क्या होता रहे? बदलता रहे। जैसे उसी में हम लोग लेते हैं, कभी x ले लेते हैं, कभी y, कभी z, ये सब ले लेते हैं, कभी ABC भी लिया जाता है। तो मतलब कि ऐसा मान जो क्या हो? परिवर्तनशील हो, जो समय के अनुसार क्या होता रहे? बदले, उसको हम कहें कि वो क्या है? चर है। और अचर वो होता है जो कभी बदलता नहीं है, इसी को इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। फिजिक्स में बार बार आता है ना कि कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब क्या है? अचर है, वो कभी नहीं बदलेगा। जैसे कैपिटल G 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, कोई बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो ये क्या है? अचर है। तो हम लोग जब समीकरण को हल करते हैं ना, तो इतना बड़ा बड़ा अचर नहीं लेते हैं, हम लोग छोटा छोटा अचर लेते हैं। 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं, 20 इस तरह से अंक लेते हैं। क्या ये कभी बदलेगा? ये नहीं बदलेगा। 2 हमेशा 2 ही रहेगा, ये कभी नहीं बदल सकता है। लेकिन आप पढ़े होंगे कि कभी कभी x का मान 2 आ जाता है, कभी कभी उसी x का मान 3 आ जाता है, कभी कभी उसी x का मान कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। तो x का मान बदलता रहता है ना। तो अब देखिए कैसे बदलता है, फिर हम लोग देखेंगे कि समीकरण कैसे बनेगा। जैसे यहां x + 2 = 5 लिख दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए x का मान क्या होगा? यहाँ पर x का मान 3 होगा ना, तभी ना 3 और 2 मिलकर 5 होगा। अच्छा, ये छोटे बच्चों को किस तरह सिखाया जाता है? एगो ऐसे बॉक्स बना देंगे नर्सरी में, 1 2 में, इस तरह से आप प्लस लिख देगा 2 = 5, और उससे पूछा जाएगा बताइए 2 में क्या जोड़ें कि 5 हो जाए? तो यहाँ पर क्या जोड़ा जाएगा? यही सेम चीज बड़े क्लास में ले आकर के उसके बदले में कुछ मान लिया जाता है। कहा जाता है कि हम मान लेते हैं कि 2 में क्या जोड़ें, तो x जोड़ें तो कितना आ जाएगा? 5। तो 2 में क्या जोड़ने पर 5 आ रहा है? 3। इसका मतलब कि x के बदले में कितना होगा यहाँ पर? 3 हो सकता है ना। अगर उस तरह लिखा जाए कि x + 6 = 8, तो बताइए x के बदले में क्या हो सकता है? 2 होगा। x = कितना? तो ये वही x है। तो इस यहाँ के लिए x = 3 सही है, और यहाँ के लिए x = क्या सही है? तो बदल तो गया। तो इसी को हम कहते हैं कि ये चर है। जो चर है वो क्या रहता है? बदलता रहता है। और जो अचर है वो नहीं बदलता है। कभी आप 5 को 6 नहीं पढ़ सकते हैं, ना इसको 7 पढ़ सकते हैं, ना 4 पढ़ सकते हैं। जब पढ़ेंगे तो कितना पढ़ेंगे? 5 ही पढ़ेंगे। लेकिन इसको हम पूछें कि x का मान कितना होगा, तो सोचने लगे x का मान कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिसका मान समय समय पर बदलता रहता है वही क्या कहलाता है? चर है। तो यहां पर कह रहा है कि एक चर में मतलब एक ही कोई चर हो, या तो वो x हो, नहीं तो y हो, नहीं तो z हो। तो एक चर में रैखिक समीकरण। तो एक चर का मतलब कि केवल एक ही अज्ञात राशि हो, ये सब अज्ञात राशि है ना। तो जब कोई रिलेशन एक अज्ञात राशि को लेकर बनाया जाता है तो उसको कहते हैं कि एक चर में वो समीकरण है। एक चर में क्या है? जैसे यह बनाया गया है ना, कुछ एक चर है, एक अचर है, यहां भी एक अचर है। तो चर अचर को मिलाकर के एक रिलेशन बनाया गया
कि एक हमारे पास चर है, एक अचर है, और इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो योगफल भी एक अचर आ रहा है, किसके बराबर? 5 के बराबर। तो इसी संबंध को हम क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। मतलब जब चर और अचर को मिलाकर कोई संबंध बनाते हैं, संबंध लिखते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? समीकरण। अच्छा, एक दूसरे में रिलेशन कैसे स्थापित होता है? जैसे हम कहें कि x और 2 है, तो इसको हम संबंध इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि एक के बदलने पर दूसरा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जैसे आप देखते होंगे, चूंकि ये तो 2 चर हो जाएगा, x और y 2 चर हो गया। x प्लस वाई इक्वल टू अगर 10 हो जाए और x का मान हम कहें कि 2 है, तो बताइए y का मान क्या हो सकता है? 8 हो सकता है ना। लेकिन जैसे ही कहें कि x का मान 3 है, तब जैसे ही x का मान बदला, y का मान भी बदलेगा और 7 के बराबर, तभी तो मिलकर 10 होगा। तो x बदल रहा है ना, तो y भी बदल रहा है। इसका मतलब कि x और y में आपसी संबंध है कि एक के परिवर्तन होने से दूसरा भी क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। तो ये चीज यहां भी है। x का मान एकदम फिक्स क्या है कि यहाँ पर 3 है, लेकिन चूंकि यहाँ पर 2 अगर वेरिएबल रहता, 2 चर रहता, तो ये चीजें हम लोग को देखने के लिए मिलता। लेकिन फिलहाल हम लोग एक चर का शुरू कर रहे हैं, तो एक चर वाला लिया जाएगा। तो एक चर मतलब कि उसमें एक अज्ञात राशि होगा, समझे। और रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है कि जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो। जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो? जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, और एक हम समीकरण लिख दे रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 6। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर यह है कि यहाँ पर x का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। यहाँ 1 तो है। अच्छा, दोनों एक चर में ही है। इसमें भी केवल x आ रहा है, इसमें भी केवल क्या आ रहा है? तो है तो आपका एक चर में, समझ रहे हैं, है एक ही चर में, क्योंकि इसमें एक ही अज्ञात राशि है, वो कौन है? x है। तो ये भी आपका एक चर में है, ये भी एक चर में है। और रैखिक समीकरण इसमें कौन होगा? बताइए, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। तो जिस समीकरण में x का चाहे y का जो भी आपका अज्ञात राशि है, उसका हाईएस्ट पावर अगर 1 होता है तो वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो हम जो समीकरण पढ़ने वाले हैं उसमें 2 कंडीशन रहेगा। एक तो एक चर में रहेगा, और दूसरा क्या होना चाहिए? रैखिक समीकरण। अच्छा, x प्लस वाई इक्वल टू 3 भी आपका रैखिक समीकरण में ही आएगा, बात समझ रहे हैं? x प्लस वाई इक्वल टू 3 रैखिक समीकरण ही होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। रैखिक तो है, लेकिन क्या हम इसको कह सकते हैं कि एक चर में है? नहीं, ये कितने चर में है? 2 चर में है। तो हम लोग को यह नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है पहले क्या? एक चर में। हम लोग एक चर में पढ़ लेंगे, उसके बाद से देखेंगे कि 2 चर में रैखिक समीकरण कैसे होता है। और हाई स्कूल में आप लोग पढ़े भी होंगे 2 चर में रैखिक समीकरण। वहां पर समीकरणों को हल करने की 3 विधियां बताई गई होंगी: प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। तो हम लोग यहाँ पर एक तरह से फाउंडेशन पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स के लिए। तो इसमें हम इसको मिटा दें, यह वाला चीज, क्योंकि ये देख रहे हैं इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो ये जानते हैं किसमें आएगा? ये आता है द्विघात समीकरण में। किसमें आता है? द्विघात समीकरण में। और अगर इसका हाईएस्ट पावर 1 है तो इसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर हम किसको हल करने वाले हैं? रैखिक समीकरण को हल करने वाले हैं। अब रैखिक समीकरणों को हल करने की कुछ उसके प्रोसेस हैं, उसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3x माइनस 2 इक्वल टू 7 है। इसको हमको क्या कर देना है? हल कर देना है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यह एक तरह का रैखिक समीकरण तो है। अब यह जो रैखिक समीकरण है, इसकी यही विशेषता है, खास तौर से रैखिक समीकरण के लिए। रैखिक समीकरण की विशेषता यह है कि यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ x का एक ही मान मिलेगा। x का कभी भी 2 मान नहीं मिल सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो x का हाईएस्ट पावर है वो कितना है? 1 है। तो जहां पर x का हाईएस्ट पावर 1 होता है वहां पर केवल x का एक ही मान मिलता है। जहां पर x स्क्वायर होता है ना, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। तो यहाँ पर x के 2 मान मिलते हैं, जानते हैं ना सभी लोग? x के 2 मान मिलेंगे। कहीं पर अगर हाईएस्ट पावर 3 है, इसको त्रिघात समीकरण बोलते हैं, तो यहाँ पर x के कितने मान मिलेंगे? 3 मान। तो हम लोग जब इसको हल करेंगे तो x का कितना मान मिलेगा? एक ही कोई मान मिलेगा, ही नहीं मिलेगा।
ये मत समझिए कि एक्स बराबर हमेशा 1 ही आएगा, नहीं, एक्स का जो भी मान आएगा वो सिंगल अकेला ही मान होगा। तो हल करने का तरीका क्या है, थोड़ा बहुत सभी लोग जानते होंगे। हल करने का तरीका ये है कि हमको जिसका मान ज्ञात करना होता है उसको पहले सबसे अकेले रखते हैं, हम उसको अकेले रखते हैं, बाकी को भेज देते हैं बराबर के उधर, बराबर के उस साइड में भेज देते हैं। तो देखिए हम दोनों को एक साथ नहीं भेज सकते हैं। एक्स के सबसे करीबी कौन है, -2 है, 3 है। एक्स के सबसे करीबी कौन है, -2 बाद में ना है, तो पहले इसको रख लिया जाता है और इसको दाहिने तरफ भेजते हैं। और दाहिने तरफ भेजने का रूल सबको पता है कि अगर माइनस है और दाहिने तरफ भेज रहे हैं प्लस, ये रूल उधर से इधर ले आने में भी काम करता है। अगर उधर माइनस है तो उसको इधर लेफ्ट में ले आते हैं तो भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। या इधर से लेके जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। चाहे आप बराबर के दाहिने से उठा करके बाएं कीजिए या बाएं से ले जाकर कहाँ कीजिए, दाहिने, चिन्ह बदल जाते हैं। तो चिन्ह बदलता कैसे है, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, गुणा का भाग होता है और भाग का क्या होता है, गुणा। ये सबको माने एकदम आना चाहिए। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, गुणा का भाग हो जाता है, भाग का क्या होता है। तो ये किस में है, तो जब उसको भेजेंगे उधर तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 3x रह गया। अब -2 को भेज रहे हैं उधर, तो उधर बराबर देख रहे हैं कि 7 है, अब -2 गया तो क्या हो गया, +2। तो 3x = हो गया 7 और 2 9 हो गया। अब हम इसको भेजेंगे तो यहाँ पर x के साथ 3 किस में है, गुणा में है, तो गुणा वाला जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो x = 9, अब भागा 3 हो गया, 3 से कटा देंगे, x = 3 त्रिके, x का मान कितना आ गया, इसका मतलब x का मान अगर इसमें 3 रखते हैं तो 7 आ जाना चाहिए। चेक कर लीजिए सही है कि नहीं है। x = 3 रखिए तो 3 × 3 -2 = 3 त्रिके 9 है, 9 - 2 7 आ रहा है ना, मतलब ये क्या है। तो यहां से एक चीज क्या पता चला कि x के बदले में केवल 3 ही सही है। अब आप x के बदले में और दूसरा कोई भी अक्षर, दूसरा कोई भी अंक रखेंगे, कोई वैल्यू रखेंगे, ये 7 नहीं आएगा, क्योंकि x का हमेशा यहाँ पर कितना मान आएगा, कोई एक ही मान आएगा, जो मान आ जाए, लेकिन x का एक ही मान रहेगा। और वो यहाँ पर कितना आया है, 3। लेकिन यही द्विघात समीकरण रहता ना तो उसको हल करते तो x के कितने मान आते। और सबसे बड़ी बात कि उन दोनों को एक एक करके रखते ना आपके समीकरण में, तो दोनों पर दोनों तरफ हला बराबर हो जाता। लेकिन इसमें केवल कितना मान आएगा, एक मान ही आएगा। मिटा दे रहे हैं इसको। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं और खड़ा करा के पूछेंगे। इसमें क्वेश्चन लिख रहे हैं, अब बताइए उसमें x - 2 का स्क्वायर = x² + 5x, एक प्रश्न है यहाँ। और आपको बताना है कि ये रैखिक समीकरण है कि नहीं है। इसको बताना है कि ये रैखिक समीकरण है कि नहीं है। बोलिए, रैखिक समीकरण है? अगर सब करें तो बताएंगे। कोई दिन नहीं है, पहले ही भाग दे। लग रहा है ना, क्या लग रहा है हमको। कभी कभी ऐसा होता है जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो क्या दिख रहा है तुमको, x² से x² कर दे। तो हल किया जाए इसको, हल कीजिए, फिर देखिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी तो फिलहाल लग रहा है कि द्विघात समीकरण है, लेकिन थोड़ा इसको आप एक लाइन सॉल्व करेंगे। इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़िए, a² + b², तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा ना, और तब ना होता है -2ab, तो 2 × x × 2 2ab हो गया, और x² + 5x, देखिए कट तो गया x², इसको ले जाकर उधर ले जाएंगे तो -x² होगा, दोनों तरफ से कट नहीं जाएगा, एक कट गया दोनों तरफ से x²। अब क्या बचा, 4 और 2 दूना
2 दूना 4x हो जाएगा, -4x इक्वल टू 5x, और -4x को आप उधर कर देंगे तब 5x, अब -4 को उधर ले गए माने 4x, माने x वाला को एक तरफ कर दे रहे हैं, अंक को एक तरफ कर दे रहे हैं, तो ये 4 हो जाएगा। और 5 और 4 इसमें कहाँ कहीं 2 घात दिख रहा है, मतलब ये रैखिक समीकरण है ये रैखिक समीकरण। लेकिन पहले क्या दिख रहा था कि द्विघात समीकरण है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये रैखिक समीकरण है। तो इस तरह का कहीं अगर दे कि बताइए ये रैखिक समीकरण है कि नहीं है, तो पहले उसका जांच करेंगे कि वो है कि नहीं है। ऐसे नहीं कह सकते हैं। वैसे देखने में लग रहा था ये वही वाला हाल हो गया, भटनी वाला। सुने हो भटनी वाला? नहीं बताए हैं, वो काट देंगे हम। भटनी वाला में क्या था ना कि बोर्ड परीक्षा हो रहा था, अभी 3 साल पहले की बात बता रहे हैं। भटनी में एग्जाम हो रहा था और किसी महिला का पेपर था, तो उसका जो देवर था ना, बताए हैं, हाँ लड़की, उसका जो देवर था वो मतलब वेल मेंटेन मेकअप करके, और वो कौन होता है जो, हाँ फ्रॉक सूट पहन के गया था, फ्रॉक सूट पहना था और ऊपर से साल ओढ़ लिया था, और ये पूरा बढ़िया से ये लगा के साल ओढ़ा था ताकि पता नहीं चल सके कि वो लड़का है। और उसका मेकअप बहुत हैवी हुआ था, जो भी किया था बहुत शानदार मेकअप किया था, और 2 एग्जाम दे दिया था। सोचो ना, 2 एग्जाम दे दिया था, और उतना सीसीटीवी कैमरा, उतने लोग थे, टीचर जो भी जांच करने वाले लोग हैं, सब चीज से वो मेंटेन कर लिया था। 2 पेपर दे दिया था, तीसरा पेपर में पकड़ा गया। किसी को शौक हुआ होगा और पकड़ाया, और कोई इसी में महारथी थे, वो वीडियो बनाने लगे, और बेचारा उसका बाल और कपड़ा उपड़ा निकाला गया और वो वायरल हो गया एकदम। आज का रहता तो और ज्यादा वायरल होता, क्योंकि उस समय अभी थोड़ा सा कम वायरल हुआ, लेकिन आज के डेट में तो इतना ज्यादा वायरल होता। तो दिख रहा था लड़की जैसा, लेकिन वास्तव में वो था नहीं, समझे, वो लड़का था। उसी तरह ये दिख रहा है द्विघात समीकरण जैसा, जबकि वास्तव में ये है नहीं, ये रैखिक समीकरण है। तो कभी कभी होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। एक और देखें इस तरह से, तो x - 3 x - 4 इक्वल टू x + 5, इसको बताइए कि द्विघात समीकरण है कि रैखिक समीकरण है कि नहीं है। अच्छा, दिख कैसे रहा है? दिख तो रहा है कि नहीं है, लेकिन वही बात है, भटनी वाला याद रखो, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। ये कभी कभी होता है, ये हमेशा नहीं होता है। इसको देखते हैं कि ये क्या है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, है ना, देखो सॉल्व करने के लिए गुणा करना पड़ेगा। तो आप पहले पद को उठाएंगे, गुणा करना सबको आता है ना? सचिन गुणा करो, कहाँ से कहाँ, यूं बताते रहना, कहाँ से कहाँ गुणा, x से x में गुणा कर रहे हैं। तुम लोग भले 12 में पढ़ रहे हो, लेकिन ये 9 का है, ये ध्यान देना। चलो, x² और -4x, अब कहाँ गुणा किए? हम पूछे, कह रहे हैं बताते चलो ना कहाँ कहाँ गुणा कर रहे हो, तो कहो ऐसे, मैंने ये किए हो, ठीक है। -4x और -3 से x यहाँ से, हाँ -3x और माइनस प्लस न रहेगा, यहाँ से गुणा करेंगे तो इसका माइनस प्लस हो जाएगा, +12, उधर क्या हो गया x + 5। एक तरफ इसको करोगे x वाले को, पहले इसको बोलो क्या करें, -4x - 3x, हाँ माइनस में 7x, दोनों माइनस में है, माइनस में 7x + 12, उधर वाला बुला लीजिए, इधर कर सकते हैं ना, -x और -5 कर लीजिए, उधर क्या कर दीजिए 0, बैठिए, x² और -7x और -1x -8x, अब 12 में से 5 घट जाएगा, प्लस में 7 बचेगा, इक्वल टू 0। ये तो हो गया द्विघात समीकरण। रैखिक समीकरण तो नहीं है यह, तो यहां पर लग रहा था कि ये क्या है, रैखिक समीकरण है, क्योंकि अभी यहां देखेंगे तो हाईएस्ट पावर 1 है, यहां देखेंगे तो 1 है, यहां देखेंगे 1 है, कह देंगे सीधे कि क्या है, रैखिक समीकरण, लेकिन नहीं है।
तो कभी भी आपको इस तरह से पहचानने के लिए मिले, वैसे पहचानने के लिए मिलेगा नहीं, हमको सीधे हल करने के लिए मिलेगा, लेकिन थोड़ा पहचानना भी सीखें कि जो इस तरह से दिख रहा है रैखिक समीकरण के जैसा वो वास्तव में है नहीं, ये द्विघात समीकरण है। और इसके पीछे वाला द्विघात समीकरण जैसा दिख रहा था लेकिन वो रैखिक था, ये रैखिक जैसा दिख रहा है लेकिन क्या है, द्विघात समीकरण है। मिटा देना इसको, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अभी कल का ही मरे हैं सब, कल के 2 लोग मरे हैं, बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ है। अब बिहार में कहीं, हमको गंगा का नाम नहीं याद आ रहा है, और इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है ना कि उसका पैरवा ये यहाँ से छिला गया है, टूट के अलग हो गया है, टूट के अलग, शरीर में से पैर टूट के अलग हो गया है। हाँ, मतलब यहाँ से टूट के पैर अलग हो गया है। सोचो इसी के जैसे जो भी गए हैं ना तेजी से, इसी के जैसे मारुति होंगे तो वही सब एक्सीडेंट कराएंगे। बाइक पे चढ़ते थे, लगता है माने जहाज चला रहे हैं, हाँ जहाज चला रहे हैं सब, ऐसा लगता है। तो एक समीकरण को हल किया जाए, तो एक लिख रहे हैं समीकरण, देखिए 2/x+3, थोड़ा सा बड़ा समीकरण दे रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं है फिर भी ठीक है। 2/x+3 और 3/x+2, 3/x+2 इक्वल टू 5/x है, 5/x, इसको हल करना है। अब एक छोटा छोटा समीकरण इस तरह से नहीं देंगे, इसको हल कीजिए, सब लोग हल कर देंगे। थोड़ा सा हम लोग बड़ा इक्वेशन देखते हैं, अब बहुत बड़ा भी नहीं है, थोड़ा सा। इसको हल करके हमको x का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो x+3 और x+2 का एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो x+3 x+2। देखिए सबको ढंग आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तब फिजिक्स का सवाल नहीं बन पाएगा। और हर अच्छा, फिजिक्स का सवाल हम लोग क्या बनाते थे, सूत्र रहता था, सूत्र में कुछ मान दिए गए होते थे और एक मान उसमें से निकालना होता था, अज्ञात राशि। यहाँ भी तो वही कर रहे हैं, इस तरह का इक्वेशन दे रहे हैं और एक अज्ञात राशि कौन है, यहाँ पर x है, उसी को हल करके निकालना है। तो जो यहाँ पर हल कर ले रहा है वो फिजिक्स का सवाल बना लेगा, और जो यहाँ पर गड़बड़ करेंगे उनसे नहीं बनेगा। और एक चीज जान जाइए, बोर्ड परीक्षा में कम से कम 20 से 25 नंबर का न्यूमेरिकल होगा, केवल 20 से टोटल कितने नंबर का होगा। पेपर आपका होगा फिजिक्स का कौन नंबर का, 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में 2 भाग हो जाएंगे, 70 और 30, ये तो हो ही जाएगा, प्रैक्टिकल है, इस पे कोई बातें नहीं है। यहाँ से नंबर मिल ही जाएगा, यहाँ से नंबर मिलेगा। अब आपको यहाँ पर काम करना है ना 70 में, इस 70 में देखिए 20 से 25 तो केवल क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल हो जाएगा। एक साल तो 30 नंबर का न्यूमेरिकल दे दिया था, 30 नंबर का, और उस साल लड़के कह रहे थे कि पेपर खराब हो गया। 30 नंबर का केवल सवाल दिया था उसमें, और 40 नंबर का थियोरी दिया था। और हमको लग रहा था कि बहुत अच्छा किया है, उसमें जिनका मैथ अच्छा होगा ना, जो सवाल पर फोकस किए होंगे, उनका 30 नंबर अच्छे से आ जाएगा, उनको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आप थियोरी में कुछ भी लिख देंगे, खूब बना के लिखिए, पूरा 100% नंबर मिलने के चांस क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन सवाल अगर आपका सही हो जाए, 5 नंबर का सवाल है ना, सवाल सही होगा तो 5 नंबर मिलेगा, 4.5 नंबर नहीं देंगे। लेकिन थियोरी में खूब बढ़िया से लिख दिए हैं एकदम सजा के, अब कहेगा राइटिंग में पसंद नहीं पड़ रहा है, इसका बढ़िया नहीं लिख रहा है, इसलिए 1 नंबर काट देते हैं। तो थियोरी में पूरा नंबर मिलने का चांस थोड़ा सा कम होता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन थोड़ा सा चांस कम होता है। लेकिन आप न्यूमेरिकल को हल करेंगे, वहां पर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो हम इसीलिए इस चीज को हम बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल पर आप फोकस करें, न्यूमेरिकल बड़ी जरूरी है। और न्यूमेरिकल तभी ढंग आएगा जब ये ढंग आएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लिए, एलसीएम ले लिए। अब क्या करें, इसके बाद से इससे भाग करते हैं ना, x+3 से भाग करेंगे इस पूरा में, तो ये कटेगा, यही ना बचेगा। तो ये जब बचेगा तो इससे हम गुणा कहाँ कराएंगे, ऊपर। तो 2 × x+2 गुणा हो गया, यहाँ पर गुणा है, प्लस यहाँ पर x+2 से फिर भाग करेंगे ना, ये कटेगा और x+3
3, तो x प्लस 3 जब गुणा करेंगे 3 में तो 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5/x। समझ आ रहा है? तो इसको हल किया जाए, ऊपर गुणा करा दें, कितना होगा 2x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 9 बटा गुणा कराएं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 5/x। देखिएगा 2x और 3x 5x और 9 और 4 13 बटा इधर भी हो गया एक्स स्क्वायर आप प्लस 5x आप प्लस इक्वल टू 5/x। तिरक गुणा कराया जाए, तिरक गुणा कराएंगे तो x का दोनों में ना गुणा होगा, तो पहले ऊपर वाला में गुणा कराते हैं 5x स्क्वायर आप प्लस हो जाएगा 13x प्लस 13x। हम लोग कभी 5 बोल रहे हैं कभी 13 बोल रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। 5 से गुणा कराइए, हाँ 5x स्क्वायर। अब हिंदी में बोला जाए 5x स्क्वायर अब 5 पचे 25x, बाहर नहीं जा रहा जी 25x ठीक है अभी। अब 5 है क्या 30, देखना बाहर नहीं जाए। तो देखिएगा कुछ कट रहा है इसमें 5x स्क्वायर इधर भी है उधर भी है, अगर उसको बुला ले तो आते हैं तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा दोनों। देखिए ये द्विघात जैसा दिख रहा था, है नहीं द्विघात जैसा। अब बच गया 13x, उधर हो गया 25x और उधर क्या हो गया 30। तो x को एक तरफ कर लिया जाए 13x, अब बुलाइए 25x को, माइनस में 25x और उधर में क्या हो गया केवल 30, एक तरफ किया जाए। और 13 में से 25 घटेगा तो माइनस में 12, माइनस में 12x। 13 में से 25 घटेगा तो माइनस 12 बचेगा ना, x वैसे रह जाता है। अब बराबर हो गया कितना 30। x इक्वल टू देखिए ये गुणा में है और हम बताएं कि जब गुणा में रहता है तो कहाँ जाता है, ये मत सोचना कि माइनस जाके उधर प्लस हो जाएगा। हम इसको गुणा वाला के रूप में भेज रहे हैं, इसको पूरा को भेज रहे हैं, माइनस को थोड़ी भेज रहे हैं जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 अब बटे माइनस में 12, और जब कटाएंगे इसको किससे कट जाएगा जी 6 पचे 30, 6 पचे 30 6 दूना, तो हो गया -5/2। अब ये सही है कि नहीं है इसको कैसे चेक करेंगे, हाँ x का मान यहाँ पर ले आकर रख देंगे और तब देखें कि सही है कि नहीं है, चेक कर लेंगे। वैसे सही है या सही है, उत्तर दिया इसमें उत्तर दिया है। चलिए इसको हल लिखिए, क्या लिखा ना लिखो बनाने के लिए देंगे इसको पल्ले लिख लो, हम देंगे बनाने के लिए, थोड़ा जरूरी है इसको। 12 में आकर 9 के पढ़ रहे हो लेकिन जरूरी है। इंटर करेंगे तो ना लेकिन एक बात है, अनुज के मन उसके अंकित के मन में तुम लोग की छवि देखो कैसी बनी है, भैंस चरावे वाला अनुज और ट्रैक्टर चलावे वाला सत्यम। सब लोग लिख लिए, तुम लिख रहा अभी चौथा अब शुरू किया है गौजाबाद में। कुछ कर दिया इतना खतरनाक काम कर पता नहीं चलता। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर है 1/3x - 2 इक्वल टू 1/6x प्लस 5। देखिए 4 नंबर हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है 1/3x - 2 इक्वल टू 1/6x प्लस 5। अच्छा ये गुणा के रूप में है, तो गुणा जो होता है ये ऊपर वाले में ही होगा, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x/3 लिख सकते हैं, -2 इक्वल टू x/6 प्लस, तो जब इसको हल करेंगे
तो x वाला को एक तरफ करना पड़ेगा, अंक वाला को एक तरफ, तो x/3 माइनस x/6 और 5 इधर और -2 उधर जाके क्या हो गया +2। एलसीएम लेके जोड़ लिया जाए, 3 6 का एलसीएम 6 होगा, इसमें सोचना कहाँ है। अब 3 दूना 2 बार में कटेगा ना, 2 से भाग कर देंगे ऊपर 2x माइनस 6 से भाग करेंगे 6 एक बार में कटेगा, एक केवल x ही रह जाएगा। इधर 5 2 2x में से एक x घट गया तो केवल x/6 बचा उधर। अब x का मान निकालना है तो 6 को भेज देंगे, जाके गुणा हो जाएगा, तो x = 7 × 6, तो x बराबर हो जाएगा 7 × 6 = 42 हो जाएगा ना। तो जिसको लिखना है वो लिख सकता है, सीधा बैठो।